यहां पर तो स्वयं हाईकोर्ट दिल्ली की सरकार को अनेकों संदेश दे रहा है, वो भी लिखित में। परंतु जैसे आपने बताया कि बंगाल में न मां, न माटी, न मानुष सुरक्षित है, सुरक्षित केवल शाहजहां है, तो दिल्ली में न लाखों बच्चे, न उनका भविष्य सुरक्षित है। सुरक्षित है तो केवल शराब घोटाले में जो लिप्त सरगना है, वो केवल कैसे सुरक्षित रखे जाए राजनीतिक रूप से, केवल इसी की चेष्टा है। और अब मैं इसी विषय पर आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। मित्रों, इसी रामलीला मैदान में हमने दिल्ली के देखा था कि कुछ लोग सियासत बदलने आए थे, परंतु यही रामलीला मैदान में बदलते हुए और सियासी रूप से अपना धर्मांतरण करते हुए कुछ लोगों का चेहरा हमने आज ही देखा है और लगातार देखा है। कैसे झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना हजारे से लालू तक, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जिन्होंने शुरुआत की, वो आज इंडी अलायंस ऑफ करप्शन तक पहुंच गए। और जो लोग नारा लगाते थे कि लालू को जेल भेजना है, सोनिया को जेल भेजना है, राहुल को जेल भेजना है, अखिलेश को जेल भेजना है, आज उन्हीं लालू, सोनिया, राहुल, अखिलेश के साथ खड़े होकर कहते हैं कि हमें जेल भेज दिया, तब भी हम सरकार जेल से ही चलाएंगे। ये जो सियासी धर्मांतरण हुआ है, इस पर केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि आज दिल्ली की हाईकोर्ट भी मुहर लगा रही है और कुछ कड़े और कठिन सवाल दिल्ली की सरकार से पूछ रही है। मित्रों, आपने हमेशा सुना होगा कि जेल से गैंग गिरोह वगैरह चलता है। पाब्लो एस्कोबार के बारे में भी सुना होगा आपने कि कैसे नशा का कारोबार वो जेल में बैठे हुए चलाते थे। परंतु दिल्ली का ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली में भी एक पाब्लो एस्कोबार बेशर्मी से और निर्लजता से, या यूं कहूं कि कट्टर बेशर्मी से, किस प्रकार से सरकार तिहाड़ से चला रहे हैं। और उस पर जब संविधानिक कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट केवल कोई टिप्पणी नहीं बल्कि अपनी सख्त आलोचना और अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं, उसके बाद भी किस प्रकार से निर्लजता से कुछ लोग सत्ता की लालच में आज भी अपने पद पर बने हुए हैं, उसका भी आज हम लोग खुलासा करने वाले हैं। और जिसको ये लोग कहते हैं कि ये दुनिया का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है जो दिल्ली में चल रहा है, उसकी हकीकत और हालत क्या है, उसके बारे में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियां एवं फाइंडिंग्स दी है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। क्योंकि इसी से पता चलता है कि कितना सियासी धर्मांतरण हुआ है उन लोगों का जो बच्चों की सौगंध खाते थे और कहते थे कि हम 2 कमरे के मकान में रहेंगे। आज वो शीश महल वाली मानसिकता किस प्रकार से उनके अंदर आ चुकी है, वो आपको दिखाई देगा। एक पीआईएल कुछ हफ्ते पहले दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आई, जिसमें कि लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई बातें थी। दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनको टिन के क्लासरूम में बैठना पड़ता है, टिन के बिल्डिंग में बैठना पड़ता है। हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनको टेक्स्ट बुक, राइटिंग मटेरियल, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, ऐसी कोई बेसिक सुविधा भी प्राप्त नहीं है उन स्कूलों में। और ये सब स्कूल जो है, ये अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की जिम्मेदारी के तहत आते हैं। ऐसे लाखों बच्चों की चिंता करते हुए एक पीआईएल जब दिल्ली हाईकोर्ट में जाती है और दिल्ली हाईकोर्ट लगातार दिल्ली सरकार से पूछती है कि इन बच्चों के बारे में आप क्या कर रहे हैं, इनको बेसिक सुविधाएं, जो इनका अधिकार है, जो इनको आपने प्रॉमिस किया था, जो संविधान इनको प्रॉमिस करता है, वो उनको क्यों नहीं मिल रहा, तो उस पर कुछ नहीं करते हैं। और आज दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो फाइंडिंग्स और बातें सामने निकल कर आई हैं, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस वो कहते हैं, और ये अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वहां पर जो मंत्री सौरभ भारद्वाज और उनके वकील से कहते हैं, हाउ मच पावर कैन यू अप्रोप्रिएट टू योरसेल्फ? हाउ इंटरेस्टेड इज योर क्लाइंट टू गेट पावर? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस पावर? दिस एरोगेंस ऑफ पावर इज एट इट्स हाईएस्ट. दिस पर्सन, मतलब केजरीवाल के विषय में बोल रहे हैं, दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर मोर पावर एंड यू हैव प्लेस्ड योर पर्सनल इंटरेस्ट एट द हाईएस्ट एंड नॉट नेशनल इंटरेस्ट. ये तब हुआ
जब सौरभ भारद्वाज ने बताया कि ये बच्चों को हम इसलिए जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं नहीं दे सकते क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है, और मुख्यमंत्री जेल में होने की वजह से, कस्टडी में होने की वजह से हमारी सरकार इन बच्चों के लिए कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, तब एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और हितों को देश के हित के ऊपर रखा है, और आप कितना पावर, कितनी आपको सत्ता चाहिए, यह सत्ता की लालच में आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत निराश हूं ये कहने में कि आपने बच्चों के हितों को नहीं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके हितों को नहीं, केवल अपने राजनीतिक हित को सबसे ऊपर रखा है। उनके पास नोटबुक नहीं है, नोटपैड नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, वो टिन शेड में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये सही है? और सौरभ भारद्वाज पर भी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि सौरभ भारद्वाज जी, आप केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उसके बाद कोर्ट कहती है, और ये सारी कोर्ट की टिप्पणी और फाइंडिंग्स और बातें हैं, इसमें से एक भी शब्द भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। क्या ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि यूनिफॉर्म और बुक डिस्ट्रीब्यूट कराए? ये हमारा काम नहीं है। पर अगर आप अपने काम को पूरा नहीं कर सकते केवल इसलिए क्योंकि आपको सत्ता में ही केवल ज्यादा दिलचस्पी है, मुझे पता नहीं आपको कितनी सत्ता चाहिए। समस्या यह है कि आप सत्ता हथियाने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं और आपको ऐसे सत्ता नहीं मिलेगी। फिर वो कहते हैं कि या तो आपके यहां पर कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला जो है उसके पास हृदय नहीं है, या आंखें नहीं है, या आंखें और हृदय हैं परंतु उसके बावजूद भी वो वस्तु स्थिति को देखना नहीं चाहता कि किस प्रकार से बच्चों की यहां पर स्थिति बनी हुई है। वो बच्चों की स्थिति पिछले हियरिंग में भी जस्टिस मनमीत अरोरा, एक भी शब्द प्रेम शुक्ला और शहजाद पूनावाला भाजपा का नहीं है, ये सारे शब्द हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस के हैं। मनमीत अरोरा जस्टिस कह रहे हैं पिछली हियरिंग में, schools are in a terrible condition. Your job is affecting the lives of young people. आप लोग एजुकेशन के बारे में इंचार्ज है। You are not supposed to just publish announcements in newspapers कि schools बहुत अच्छे हो गए, केवल एडवर्टीजमेंट मत डालिए। एक क्लासरूम में 144 बच्चे पढ़ रहे हैं, यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। हमने सुना है कि एक ही समय पर, सुनिए इसको, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल की धजिया उड़ा रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस। हमने सुना है कि एक ही समय पर अलग अलग टीचर एक ही क्लासरूम में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। आधा समय एक बच्चा एक दिशा में देख रहा है और बाकी के समय दूसरे दिशा में देख रहा है। द प्रॉब्लम इज दैट नो सीनियर फंक्शनरीज चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन दी स्कूल्स। कोई भी वरिष्ठ नेता मंत्री के बच्चे इस स्कूल में पढ़ नहीं रहे, इसीलिए आपको पता नहीं है कि जिस स्कूल को आप वर्ल्ड क्लास बोल रहे हैं इसकी हकीकत और हालात क्या है। वैसे भी यदि आप जुडिशियल कस्टडी में जेल के भीतर होंगे तो वहां पर आपको कैसे पता चलेगा कि इन बच्चों के साथ क्या बीत रही है। इसके अलावा यह केवल आजकल की नहीं, मैं आपको केवल 2-3 और टिप्पणी बताना चाहता हूं जो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने से पहले की है, ताकि आपको पता चले कि जिसको विज्ञापन के माध्यम से वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल बता रहे थे उसकी हकीकत क्या है। यह जनवरी 2024 की टिप्पणी है, हाईकोर्ट की फाइंडिंग है। हाईकोर्ट कहता है कि लगभग यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक्स 6 लाख बच्चों तक पहुंचे नहीं हैं, और उन्होंने कहा है कि जो लगभग 2,70,000 बच्चे हैं जो दिल्ली सरकार की स्कूल में पढ़ते हैं उन तक बेसिक टेक्स्ट बुक्स, बेसिक जो उनको यूनिफॉर्म मिलने हैं वो नहीं मिले। ये जनवरी 2024 की है। दिसंबर 2023 की टिप्पणी है, 48 स्कूल है जो 24 बिल्डिंग में से चल रहे हैं। इस 24 बिल्डिंग में लगभग 1,30,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और एक स्कूल में लगभग 3,000 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। स्कूल के बारे में उन्होंने फिर आगे कहा है कि 2 साल से 358 क्लासरूम है अलग अलग इलाकों में, जिसका फाइनल काम पीडब्ल्यूडी ने किया नहीं है, जिसकी वजह से उन क्लासरूम्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और फिर कोर्ट ने कहा है कि क्या हो रहा है इन मामलों में, क्या आपके पास इतने भी पैसे नहीं है, क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है क्या? एक तरफ तो कहा जाता है कि दिल्ली सरकार सरप्लस में है, दिल्ली सरकार के पास बहुत पैसे हैं,
अलग अलग चीजों के लिए उनके पास पैसे होते हैं, पर जब 16.5 करोड़ रुपए देकर पीडब्ल्यूडी को 358 क्लासरूम का काम कराना था तो उसके लिए पैसे नहीं थे और दिल्ली हाईकोर्ट की उस पर टिप्पणी आई। उसके अलावा अप्रैल 2023 में डूटा एसोसिएशन, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है, उनको एक पीआईएल डालनी पड़ी कि हमारी सैलरी दी नहीं जा रही है। उसमें जस्टिस प्रसाद ने कहा दिल्ली सरकार से, योर कॉन्डक्ट इज इन कंप्लीट डिफाइंस in not paying salary to the teachers. They are forced to file litigation and then they are dragged to the Supreme Court and this keeps going on and on. मतलब कि अपनी बेसिक सैलरी पाने के लिए जो टीचर्स है उनको दिल्ली सरकार से सैलरी नहीं मिली तो उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। और इसके अलावा आपको याद होगा नवंबर 2022 में दिल्ली प्रदेश के कई सारे नेताओं ने, खास करके मनोज तिवारी जी और हमने एक विषय उठाया था कि किस प्रकार से क्लासरूम के कंस्ट्रक्शन में भी इन्होंने मोटा भ्रष्टाचार किया था, जहां पर क्लासरूम और टॉयलेट का अंतर इनको पता नहीं था, तो टॉयलेट को क्लासरूम बताकर उन्होंने क्लासरूम के 25-30 लाख रुपए लिए थे और जिसकी इंक्वायरी डीओवी, डिपार्टमेंट ऑफ विजिलेंस, डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस कर रहा था। इस पर लोकायुक्त की रिपोर्ट भी आई थी, इस पर भी कार्रवाई हुई थी और हाईकोर्ट तक भी यह मामला पहुंचा है। कुल मिलाकर सवाल यह है कि एक तो ये जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल जिसकी आप बातें कर रहे हैं, मैंने आपके पास केवल पिछले 6-7 महीने की 4-5 हाईकोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सामने रखी है। क्या यही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का? दूसरा, आज तो हाईकोर्ट भी सवाल पूछ रहा है कि आप कितने दिनों तक जेल के भीतर रहते हुए दिल्ली की सरकार चलाना चाहते हैं। यह कोई भारतीय जनता पार्टी का, किसी राजनीतिक विरोधी का सवाल नहीं है। आज सवाल स्वयं हाईकोर्ट पूछ रहा है कि क्या आप राष्ट्रहित के ऊपर अपने व्यक्तिगत हित को रखना चाह रहे हैं? और ऐसी क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी? आपके पास तो कई सारे एमएलए हैं, क्या आपको किसी भी एमएलए पर भरोसा नहीं है? क्या अगर सत्ता सौंपनी है तो केवल किसी परिवार के सदस्य को ही सौंपनी है क्या? या आप समझते हैं कि जो पैमाना आप दूसरों पर लगाते थे, आप ही कहते थे लालू जी इस्तीफा दे, सोनिया जी इस्तीफा दे, इनके ऊपर तो कोर्ट की कोई ऐसी टिप्पणी भी नहीं आई थी। आपके ऊपर तो हाई कोर्ट ने न केवल टिप्पणी की है बल्कि फाइंडिंग की है कि आप प्रथम दृष्टया घूस ले रहे थे और आप शराब घोटाले में लिप्त है। और हाईकोर्ट से आपको अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई राहत नहीं मिली है। अर्जेंट हियरिंग की भी आपने प्ली डाली थी, उसमें भी कोई राहत नहीं मिली है। तो जब आपके खिलाफ हाईकोर्ट टिप्पणी करता है, हाईकोर्ट फाइंडिंग करता है, तब आप अपना इस्तीफा क्यों नहीं देते? आपने मनीष सिसोदिया का इस्तीफा तो ले लिया, आपने सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा ले लिया, तो क्या उनका इस्तीफा लेना है पर अपना इस्तीफा, अपने आप पर अपना ही सिद्धांत जो है लागू नहीं करना? आज सवाल सिर्फ यह बनता है कि आप ही ने जो नैतिक आधार स्थापित किया था, दूसरों का इस्तीफा केवल आरोप पे मांगते थे, आज तो हाई कोर्ट ने आपसे पूछा है एक तरह से कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। तो आप बताइए कि कब तक आप दिल्ली वासियों के साथ ऐसा खिलवाड़ करते रहेंगे और कब तक तिहाड़ जेल से यह सरकार चलती रहेगी? इसका जवाब आपको हाई कोर्ट को देना है और इसका जवाब आपको आप तमाम आपके इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं को देना है, जिनके सामने आपने यह सिद्धांत रखा था कि आरोप लगने पर इस्तीफा होना चाहिए। और आज इसी सियासी धर्मांतरण का मुझे लगता है सबसे बड़ा खुलासा दिल्ली के हाईकोर्ट ने किया है, परंतु कुछ लोग इतने निर्लज है कि आज भी वो अरविंद केजरीवाल का बचाव करते हैं और अनेकों प्रकार के विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। अब विक्टिमहुड कार्ड नहीं, अब रिपोर्ट कार्ड दीजिए, स्कूल का भी, और अपने आप पर कार्रवाई कब करेंगे और कब इस्तीफा देंगे इसका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी, अभी आपने अपने संबोधन में बोला कि कितने लोग हैं दिल्ली गवर्नमेंट के जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितने? मैं आपको इसके बारे में, क्योंकि आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इस प्रेस वार्ता के बाद मेरे साथ 15 मिनट बैठिए, मैं आपको हर स्कूल में हर जगह पे कहां किसके बच्चे पढ़ते हैं उसका एक विस्तृत लिस्ट दे दूंगा। जी,
But the High Court has also hit out on that. The petitioner has also spoken to us and he has basically said it has nothing to do with the standing committee. It's the government that had to do the work, NCD, but they have not done it. ये मामला स्टैंडिंग कमेटी का नहीं है। अब सिर्फ इतना है कि आम आदमी पार्टी किधर स्टैंड करती है। एक समय पर आम आदमी पार्टी ने दावा किया था वो अन्ना हजारे के साथ स्टैंड करती थी और भ्रष्टाचारियों के इस्तीफे मांगती थी। आज आम आदमी पार्टी लालू प्रसाद यादव के साथ स्टैंड करती है, सोनिया गांधी के साथ स्टैंड करती है, राहुल गांधी के साथ स्टैंड करती है, हेमंत सोरेन के साथ स्टैंड करती है और कहती है कि हम सबसे ज्यादा बेशर्मी का परिचय देते हुए, मतलब कि जो उनके गुरु लालू जी ने भी नहीं किया, उन्होंने भी शर्मिंदगी महसूस करते हुए इस्तीफा दिया और राबड़ी जी के पास अधिकृत रूप से सौंप दिया था। ये कहते हम लालू जी से भी एक कदम आगे बढ़ते हुए अपना इस्तीफा नहीं सौंपेंगे और सरकार जेल से ही चलाएंगे, चाहे वो सरकार ठीक से चल पाए ना चल पाए। और इस स्टैंड को दिल्ली की जनता देख भी रही है और इस पर लगातार वो जवाब देने का काम भी करेगी। पर मुझे लगता है कि ये सारी तर्क और दलीलें हाईकोर्ट के सामने रखी गई और हाईकोर्ट ने भी इसको नहीं स्वीकारा, क्योंकि दरअसल ये मामला केवल और केवल जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने संवैधानिक, कानूनी और जनता के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है उसको त्याग कर केवल एक शराब घोटाले में जो सरगना है उसको बचाने में अपनी सारी जो प्राथमिकता बनाई है, यह विषय केवल उसी का है। It is only about the priority of the Aam Aadmi Party government, which has today forsaken the crores of people of Delhi and has prioritized only the kingpin of the Sharab Ghotala, and to save him, they are allowing this kind of government which has no place or no basis in law, constitution or practicality. जी देखिए, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है एनएसजी सीआरपीएफ पर आज तक इस तरह के आरोपों का कोई आधार नहीं रहा है। ये निराधार आरोप है। लेकिन ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जब बंगाल पुलिस का आधिकारिक वेपन संदेश खाली के कांड के सरगना शाहजहां शेख के गुर्गे के यहां से बरामद होता है और शाहजहां शेख को बचाने के लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ती है ममता बनर्जी, तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचारियों को बचाते बचाते अब आतंकवादियों को बचाने में भी ममता किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रही है। उसके लिए वो संभव है, उन्होंने बीच के दिनों में तो हाईकोर्ट पर भी आरोप लगाए, कल आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट पर ना आरोप लगाएं, इस दशा को प्राप्त है। केजरीवाल पर शहजाद जी देंगे, जब है ना शहजाद जी उपस्थित। आप सवाल पूछिए, भाजपा का ही जवाब आ रहा है। आप बताइए, सवाल पूछिए आपका। हाँ, आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे? ठीक है। ऐसा है, जेल का जवाब वोट से देंगे, तो ये जेल का जवाब वोट से देंगे सिद्धांत तब लागू नहीं करते थे जब 2014 से पहले लालू जी को बोलते थे कि ये इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इन पे आरोप लगे। ये तब लागू नहीं करते थे जब सोनिया जी का इस्तीफा मांगते थे, तब लागू नहीं करते थे जब शरद पवार जी का इस्तीफा मांगते थे। चलिए, आज जो अली बाबा और 40 चोर रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं और वहां पर ये लोग तर्क देते हैं कि जेल का जवाब वोट से देंगे, तो मुझे लगता है कि जनता तो जेल का जवाब वोट से देना नहीं देना वो सब तो देगी ही नहीं, परंतु उनकी जो असलियत है, उनके असली चेहरे पर जनता ने 14 और 19 में जवाब दिया ही है। और जहां पर अभी 204 सीटों में उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े, वहां पर भी उन्होंने यही कहा था कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, जनता इन राज्य चुनाव में जनता वोट से जवाब देगी। तो वहां पर आपको बता दूं, 204 सीट में से 204 सीट में उनकी डिपॉजिट जब्त हो गई। तो जनता ने जवाब दिया है, अब इनको कोर्ट को जवाब देना है, अब इनको कानूनी जवाब देना है। तो कानूनी जवाब जब नहीं होते हैं तो इस प्रकार की बातें करते हैं। हाँ,
भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी एक राजनीतिक दल होने के नाते सार्वजनिक विषयों को सार्वजनिक पटल पर लाने की है और मुझे लगता है वो जिम्मेदारी हम पूरी तरह से निभा रहे हैं और इस जिम्मेदारी को हम सड़क से लेकर सदन तक हर जगह निभाएंगे। परंतु हां, आज सवाल निर्माण जो हुआ है वो कोर्ट की तरफ से सवाल निर्माण हुआ है, जिसका जवाब उन्हें कोर्ट को और संवैधानिक जो संस्थाएं उनको देना चाहिए। और दूसरा सवाल जो पैदा होता है वो नैतिकता के पटल पर पैदा होता है कि जो लोग पहले इस्तीफा मांगते थे आज वो सरकार तिहाड़ जेल से जला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें तो अगर किसी राजनीतिक दल को जवाब देना है तो आम आदमी पार्टी है जिसको जवाब देना है, क्योंकि उनके सिद्धांत किस प्रकार से बदले हैं वो आज साफ साफ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि सुनीता जी का राजनीतिक अनुभव कितना है, वो कितने दिन पार्टी में रही हैं, कितने दिन उन्होंने राजनीतिक कार्य किया है, पर यदि वो नंबर 2 पर है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में और जो बड़े अनुभवी पुराने कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के उस लिस्ट में अपनी जगह न पाए या उनका नंबर जो है स्टार प्रचारकों में कहीं नीचे दिखाई पड़ता है, तो मुझे लगता है ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा है ये सवाल दरअसल आपको उन पुराने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने एक भी दिन पार्टी में नहीं बिताया, आज अरविंद केजरीवाल जी अपनी इनहेरिटेंस मतलब पॉलिटिकल इनहेरिटेंस और सरकार की इनहेरिटेंस यदि अपने परिवार को ही सौंपना चाह रहे हैं तो क्या ये बातें वो रामलीला मैदान में 2011 में करते थे? वो तो उस समय पर परिवारवाद के सख्त खिलाफ बोलते थे। आज वो सारे अवगुण लालू जी के अपना लिए हैं, भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद का। तो उनके ही कार्यकर्ताओं से ये सवाल पूछे कि वो टिप्पणी करे कि अपनी स्टार प्रचारक लिस्ट में केजरीवाल परिवार के लोग दिखाई देते हैं परंतु पुराने कार्यकर्ता नहीं दिखाई देते, इसीलिए उनके कई सारे कार्यकर्ता और मंत्री भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनके एक मंत्री ने बताया भी है कि कैसे दलितों को वहां पर जगह नहीं मिलती है और उन्होंने अपनी बातें रखी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।